और अब चलते हैं दिन भर से जुड़ी खास खबरों की ओर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी के तहत आज अजमेर में भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें अजमेर के तोपदरा स्कूल में शिक्षकों द्वारा स्कूली छात्रों को शहीदों के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं सेना से सेवानिवृत्त जवानों द्वारा कारगिल में शहीद हुए वीर सपूतों को बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में आज इसकी मना रहे हैं। 1947 के बाद ये सबसे बड़ी हमारे साथ एक सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें हमने घुसपैठियों को मार भगाया और पुनः हमारे उस देश को हमने अक्षुण्ण रखा जिस देश की हमने सेवाएं करी। ये 1999 को होने वाला एक कारगिल युद्ध है, जिसमें सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था कि जो विदेशी या घुसपैठिए जो थे वो बहुत ऊंचाई पर थे। उनकी 18,000 फीट की ऊंचाई जो कारगिल की है, द्रास जो सेक्टर है हमारा, वहाँ पर ऊंचाइयों पर थे और वहाँ छिपे होने के कारण से भारतीय सेना को बहुत कठिन परिश्रम के बाद में और बहुत ही शौर्य के बाद में इस काम को कराया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सबसे पहले आता, जो शहीद होने वालों की श्रेणी में सबसे पहले थे। उन्होंने ही सबसे पहले जाकर इस कार्यक्रम को आगे किया, क्योंकि ये बहुत लंबा ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन के बारे में बच्चों को बताया जाना बहुत आवश्यक है। और आज इसके पूरे 25 साल हो गए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे अपने जहन में ये बात याद रखें कि किस प्रकार से हमारे सैनिक न केवल अंदर रक्षा करते हैं, बाहर रक्षा करते हैं, परंतु उन सीमाओं की भी रक्षा करते हैं जो हमारे घुसपैठियों को सुरक्षित नहीं रख पाती हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि लगातार अपने जम्मू में और कश्मीर में आतंकवादियों की घटनाएं होती जा रही है। उन घटनाओं को भी रोकने के लिए सेना के जवान हर वक्त तैयार रहते हैं और हम आज उसी जोश और खरोश के साथ इन बच्चों को बता रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जब ये देश सेवा के लिए तत्पर हों तो उनको वो याद रहे कि किस प्रकार हमारे वीर सपूत देश के लिए न्यौछावर करते हैं प्राणों को। और ये पूरा एक कार्यक्रम था जो 11:15 से शुरू हुआ। इसमें 2 मिनट का मौन है। उसके पश्चात कारगिल युद्ध के लिए जय, उन शहीदों के लिए जो घोष है, उसके पश्चात हम 2 मिनट का बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ घटना हुई और तत्पश्चात अंतिम कार्यक्रम में हम उसको राष्ट्रगान के साथ तैयार करेंगे। आपका नाम? मैं शंभू सिंह लामा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदरा अजमेर। आज कारगिल विजय दिवस का 25वां सालगिरह है और इस अवसर के ऊपर एक आप लोगों का बड़ा और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर तीनों फोर्सेज के थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जवान और ख़ास करके जिन लोगों ने कारगिल युद्ध के अंदर थल सेना के भाग लिया है वो भी इसमें मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि अजमेर की जनता ये देख कर के लगे उन्हें कि यार फौजी आखिर इसमें क्यों आते हैं विजय दिवस में। फौजियों की वजह से जो आराम की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि वो भी इस विजय स्तंभ पर आएँ और इसकी जानकारी लें और लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपना प्रोग्राम करते हैं। अगर उनसे निवेदन है वो कंबाइंड इसको करें फौजियों के साथ में, पूर्व सैनिकों के साथ में, वेटरन के साथ में, तो ये और भी शोभायमान्य होगा। धन्यवाद। सर, किस तरह मनाया जा रहा है आज यहाँ पे और कहाँ कौन सी जगह है ये विजय दिवस बजरंगगढ़ चौराहा अजमेर के अंदर स्मारक से हम बना रहे हैं और बोल रहे हैं। ठीक, आपका परिचय? मेरा परिचय, आई एम कमांडर जगदीश सिंह राजावत, भारतीय नौसेना, रिटायर्ड। 26 जुलाई 2024 को जो हमारे 1999 में जो हमारे जाबाज सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करी थी, आज उनमें जो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, तो आज हम उनकी याद में विजय स्मारक बजरंगगढ़ अजमेर में हम उनको श्रद्धांजलि दी है। पूर्व सैनिकों ने सबने मिलकर तीनों सेनाओं के, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन्होंने मिलकर सबने अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं विजय स्मारक अजमेर में। और विजय दिवस 25वीं वर्षगांठ विजय दिवस मना रहे हैं। प्रशासन से मेरा एक आग्रह है कि यहाँ पर विजय स्मारक के ऊपर उसकी देखरेख के अभाव में यहाँ पर नशेड़ी, इसमें कि सब यहाँ पर आकर के गंदगी फैलाते हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इसका देखभाल करने के लिए एक आदमी यहाँ पर रखें और इसकी देखभाल करें और इसको मेंटेनेंस के लिए भी इसके ऊपर बजट पारित करके इसको मेंटेनेंस करवाया जाए। इसकी चार दीवारी को ठीक करवाया जाए और इनका जो टैंक हमारे पास इसकी जो रखा हुआ है उसको भी पेंट किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए और इसको देखभाल के लिए एक आदमी को यहाँ पर रखा जाए। मेरा नाम बाल सिंह रावत, पीडीएफ सर, भारतीय नौसेना, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सचिव। अजमेर में एक वकील द्वारा अमेरिकी महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद महिला की अस्मत लूटने का मामला सामने आया। पुलिस द्वारा इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। आज पीड़ित विदेशी महिला को पुलिस द्वारा
न्यायालय में पेश किया गया, जहां पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से आरोपी द्वारा अपने जाल में फंसाया गया था। अजमेर में एक वकील द्वारा अमेरिकी महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद महिला की असमत लूटने का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला ने बूंदी में 0 नंबर की FIR दर्ज कराई। उसके बाद में उसे अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। मानव नामक व्यक्ति द्वारा पीड़िता से फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत शुरू हुई और उसने महिला को अजमेर में बुलाकर शादी रचाकर उसका शोषण किया। महिला जब वकील के घर पहुंची तब उसे सच्चाई का पता लगा कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके एक बेटा भी है। पुलिस द्वारा आज पीड़िता विदेशी महिला के न्यायालय में कलमबंद बयान दर्ज कराए गए। पुलिस द्वारा FSL से भी जांच कराई गई। इस मामले में गहनता से पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यह घटनाक्रम कल बिना नंबरी FIR महिला थाना बूंदी से सिविल लाइन को प्राप्त हुई थी। एक फॉरेनर महिला है, उसने रिपोर्ट बिना नंबरी 0 नंबरी भेजी है। उसमें कोई मानव नाम का अजमेर का है। उसने अपने को अवैध बताते हुए फेसबुक पे फ्रेंडशिप की। उसके बाद शादी का ऑफर किया और उसको यहाँ शादी के लिए बुलाया। उस टाइम में इनके आपस में फिजिकल रिलेशन बने हैं और उस दरमियान अप्रैल महीने में रिसेंटली जुलाई में यहाँ अलग अलग अरावली होटल, अरावली, मेरवाड़ा स्टेट, सिटी होटल, उसके रेजिडेंस पे और भी जहाँ जहाँ रुकी है उसके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। उसका मेडिकल करवा दिया गया है, कोर्ट में बयान हो चुके हैं और जहाँ जहाँ ये रुकी है उन घटना स्थल की जाके मौके की कार्रवाई की जा रही है। होटल मेरवाड़ा स्टेट पे कब तक रुकी सर, कितने दिन रुकी? इसने मेरवाड़ा में अप्रैल महीने में 6 दिन रुकना बताया है। 14 तारीख से 18 तारीख, 14 की नाइट को यहाँ आई थी और 18 को यहाँ पे हुआ। सर, जो विदेशी नागरिक यदि रुकता है तो एक C फॉर्म की कार्रवाई होती है। क्या इस महिला ने यहाँ जब रुकी थी तो C फॉर्म की कार्रवाई की थी क्या? वो अभी चेक कर रहे हैं, अभी आए हैं। C फॉर्म है कि नहीं है, यदि उल्लंघन किया है या इंटेंशनली रुकाया है या रूटीन में रुकाया है, ये अनुसंधान का विषय है और उसके अंदर हम अनुसंधान कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आया। यहाँ कोई जो आरोपी आप बता रहे हैं उसका कोई रिलेटिव या कोई काम करता है, उसकी सेवा पर रुके हैं क्या कुछ ऐसा? वो अनुसंधान का विषय है, उसके बाद ही क्लियर होगा कि वो रिलेटिव है, दोस्त है या बिजनेसमैन है, कौन क्या है, वो तो अनुसंधान से स्पष्ट होगा। हाँ, उसका एक नॉन यहाँ पे है, वो किस नॉन है, समाज का है, दोस्त है या बिजनेस एंगल से है, उसके बारे में अनुसंधान जारी है। लेकिन पीड़िता यहाँ अजमेर आ चुकी है, अब तक पुलिस के अनुसंधान में क्या उसका मेडिकल हो चुका है? पुलिस मेडिकल हो गया, बयान कोर्ट में हो गए, पुलिस में बयान हो गए और जहाँ जहाँ वो रुकी है वहाँ घटना स्थल से FSL टीम बुलाई गई है और FSL टीम से इस घटना के संबंध में जो भी साक्ष्य मिलेंगे वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अमेरिका की नागरिक थी, यहाँ आकर रुक जाती है, 3 महीने बाद भी जानकारी अगर नहीं मिलती है तो ये कहीं ना कहीं होटल की लापरवाही सामने आ रही है कि आपने जानकारी दी है। वो अभी अनुसंधान अब किया जाएगा। पहले ये फॉरेनर है तो प्राइमरी फेज पे इससे रिलेटेड जो भी अनुसंधान है वो किया जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेना, इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, नेग्लिजेंसी है या नहीं है, फॉरेन रुकता है उसके संबंध में रूल्स क्या है, उसका अवॉइड किया है कि नहीं किया है, वो अनुसंधान का विषय अब किया जाएगा। एक बात ये सामने आई है कि सर क्या आरोपी और इस पीड़िता के बीच में कोई लेन देन, पैसे का लेन देन भी हुआ था? हाँ, लेन देन हुआ है, ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन हुआ है और इवन इसने कहा है कि भाई अपन नया मकान लेंगे और उस मकान में रहेंगे, उसके लिए भी पैसे लिए हैं और इसने वो फैक्ट भी छिपाए हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 10-11 साल का बच्चा है, बीबी प्रेग्नेंट है। ये चीज़ें उसको 21 जुलाई की जब ये इसके घर गई तब पता चला, पहले इसको नॉलेज में नहीं था, उसने अनमेरिड ही बताया था। इवन जो फेसबुक पे चैटिंग पे उसकी बीबी की फोटो आई तो उसके लिए भी उसने ये बताया कि ये मेरी कजिन सिस्टर है, ये नहीं बताया कि मेरी बीबी है। अमेरिका में जो रह रही है उसका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या करती है और उसका पति वो कोई बिजनेसमैन है, पैसे वहाँ ये चोरी छुपे लेके ये चीज हम नहीं बता सकते कितना पैसा और नहीं आपको पूछना चाहिए। कितना पैसा
लेन देन? लेन देन अलग अलग टुकड़ों में है, वो रिकॉर्ड चेक करके टोटल अनुसंधान के दौरान किया जाएगा। अप्रैल में भी लेन देन हो रखा है, मई में भी हो रखा है, जुलाई में भी हो रखा है। बिजनेसमैन है क्या? नहीं, बिजनेसमैन नहीं है, ये भारत की सनातन संस्कृति है, उससे प्रभावित हो रखी थी और फेसबुक पे इनकी फ्रेंडशिप हुई थी और मानव ने भी अपनी चैटिंग में शुद्ध शाकाहारी बताते हुए आदर्श भारतीय की संबंधी बातें की थी। ये लहसुन प्याज ऐसी चीजें खाती नहीं है, तो उससे प्रभावित होकर ये आई। शादीशुदा है लड़की? ये उसका निजी मामला है, ये आउट नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे मानव ने वो बताते हुए इससे शादी का ऑफर दिया था और बाहरी विदेशी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए इससे पैसे भी लिए और रिलेशन भी बनाए। उसके संबंध में ये FIR है जो अनुसंधान किया था। अपने घर जा रही एक महिला के गले से शातिर बदमाश सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश बाइक पर आए और महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने के करीब 1/4 हिस्सा तोड़कर फरार हो गए। इस मामले में गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजू खत्री पुत्र सुंदरलाल मद्रासी निवासी शिवनगर फायसागर रोड अजमेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जो सामाजिक कार्यक्रम से भाग लेकर 24/7/2024 को लगभग 10:30 पौने 11 के बीच में शिवनगर भागचंद सोनी नगर से होकर जा रहे थे। पीछे स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। पीछे उनकी धर्मपत्नी बैठी थी मीरा। 3 लड़के पीछे मोटरसाइकिल पर आए और गले पे झपट्टा मारा, जिससे उनका गले की चेन और मंगलसूत्र तोड़ डाला और उसके बाद में जो है 75% हिस्सा चेन का ले गए और बाकी 25% हिस्सा उनके हाथ में रह गया और मंगलसूत्र उन्हीं के हाथ में रह गया। बाकी चीज़ को तोड़कर वो ले गए और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया कल और तफ्तीश जारी है। फूल सिंह जी हेड कांस्टेबल। घटना कहाँ घटी? भागचंद सोनी नगर फायसागर रोड। ये अपना यही शिवनगर फायसागर रोड पे भागचंद सोनी नगर के थोड़ा आगे। ये SI प्रेम सिंह पुलिस थाना। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है। आज इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को हटवाकर पटेल मैदान के नजदीक स्थान उपलब्ध कराया गया। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को पटेल मैदान गेट के बाहर साइड में लगवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर एक केबिन लगाई जाएगी, जहां मरीजों को जरूरत पड़ने पर फ़ोन करके एम्बुलेंस उपलब्ध हो सकेगी। यातायात निरीक्षक ने कहा कि शहर के किसी भी क्षेत्र में नो पार्किंग में खड़े वाहनों का ई चालान किया जाएगा। एम्बुलेंस के लिए जो जलियान हॉस्पिटल के पास में बगल में एम्बुलेंस से खड़ी होती थी, वो अब ये पटेल मैदान के पास में जो जगह है यहाँ एम्बुलेंस में खड़ी होगी। और हमारे टाइगर साहब ने आदेश फरमाया कि एम्बुलेंस के लिए ऐसी जगह मिले जहाँ से वैसे ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आए। तो वहाँ ट्रैफिक में बाधा आ रही थी, इसलिए वैसे जगह चेंज की गई है। और कुछ पूछना तो बताओ सर। लगभग 50 के करीब है। समझाइश नहीं बता दिया इनको, वैसे जगह भी दिखा दी और इनका एक काउंटर खुल जाएगा वहाँ काउंटर पे आदमी रहेगा, वो वैसे फ़ोन करेगा, फ़ोन करते एम्बुलेंस चली जाएगी वहाँ, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चली जाएगी और वहाँ लेकर के निकल जाएगी। वहाँ रश भी नहीं रहेगा और यातायात भी सुगम चलेगा। और कुछ बोलना तो बताओ आप सर। और कोई ट्रैफिक जाम रहता है? ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर रहेगा। और मैं शहर के सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनके पास बसें हैं, जिनके पास ट्रक है, जिनके पास ट्रैक्टर है, उनके हम चालान कर रहे हैं, ई चालान कर रहे हैं। बस है, एक बस का चालान हम 5500 का कर रहे हैं और एक ट्रक हो या वैसे लोडिंग बड़ा लोडिंग वाला हो उसका भी 5500 का कर रहे हैं। तो वो अभी तो ये सोच रहे हैं, उनके पास मैसेज ही आ रहा है। जब उनका वैसे जैसे किसी का 10 हो गया, 5500 से कितने हो गए, 10 इंटू 55,000 हो गए। जिस दिन 55,000 हो जाएंगे या 55,000 के करीब हो जाएंगे, उस समय हम वैसे उसको जब्त कर लेंगे। जब वो जमा कराएगा ना तभी वैसे उसको छोड़ेंगे। इसलिए वैसे जो भी नो पार्किंग में चाहे कार खड़ी कर रहे हैं, चाहे कार का हम 700 का कर रहे हैं ई चालान। अभी तो उनके पास मैसेज ही आ रहा है। जब 5, 7 या 10 चालान हो जाएंगे तब हम उस गाड़ी को जब्त कर लेंगे। जब वो चालान से छुड़ाएगा तभी वैसे गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शहर के सभी निवासियों से निवेदन है
कि आप वैसे जो आपके पास नो पार्किंग का हो, चाहे नो एंट्री का हो, चाहे सीट बेल्ट का हो, और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि जो बिना हेलमेट जा रहे हैं हम उसको किसी को नहीं रोक रहे हैं, हम पीछे से उनका फोटो ले रहे हैं और उनका चालान कर रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड है 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 की हो, अगर हमने 10 चालान कर दिया तो 10,000 उसको देने ही पड़ेंगे। इसलिए वैसे शहर के सभी निवासियों से अपील है, 2 व्हीलर पे चलें तो हेलमेट लगा के चलें, नहीं तो आपके मैसेज भी आ रहा है और आपको वैसे वो सरकार को फाइन भी जमा कराने। जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में लगातार कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी क्रम में समस्त कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 28 जुलाई तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 जुलाई से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। आज जलदाय विभाग के समस्त कर्मचारी, चाहे पीएचडी के तकनीकी कर्मचारी हो, मंत्रालय को या इंजीनियर को हो, सब लोग सामूहिक अवकाश पर हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो बजट में घोषणा की कि RWSS का जो कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, इसके अंदर हम इसके विरोध में हैं। क्योंकि पूर्व में जो कॉर्पोरेशन बने हुए हैं बिजली विभाग के, रोडवेज के, और इनमें ही सब लोग तनख्वाह, वेतन और पेंशन वगैरह सबसे परेशान हो रखे हैं, कभी कि इनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। तो इसलिए सभी कर्मचारी इसमें, और इसमें जनता का भी बहुत ही बड़ी हानि है, कि जिस प्रकार से टाटा आने से बिजली के बिल इतने बढ़ गए, हर चीज़ के इन्होंने रेटें बढ़ा दी है, और वैसे ही जलदाय विभाग में जैसे ही कॉर्पोरेशन बनेगा उस हिसाब से पानी का बिल कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हर चीज़ का वो पैसा लेंगे। अभी हम 5 रुपये लीटर पानी का ले रहे हैं, वो 75 रुपये तो उन्होंने करीब निर्धारित कर ही दिया है, और आगे भी उनका कुछ भी बढ़ सकता है, इसका कोई वो भरोसा नहीं है। इसलिए हम सब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। किसको ज्ञापन दिया है? हमने आज जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उनका विरोध किया है कि भाई ये निजीकरण बंद किया जाए। क्या कारण है? मेरा नाम महेंद्र स्वरूप माथुर। निजीकरण करने का कारण क्या मानते हैं आप, क्यों कर रहे हैं निजीकरण? निजीकरण इन्होंने जो प्राइवेटेशन पे लोन मिल जाता है, इसलिए लोन लेने के चक्कर के अंदर ये इस तरीके से कर रहे हैं। पीएचडी की जो हमारी संपत्तियां हैं, जैसा कि हमें तो विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये कंपनी पहले ही फेल हुई भी है, और फिर भी राज्य सरकार इनको वापस ये काम दे रही है। इससे ये ऐसा लगता है कि ये इनकी मिलीजुली मामला है और कर्मचारियों का हित नहीं है इसमें। WSS के विषय में जो हमारा पीएचडी विभाग जो है उसको हस्तांतरण करने के लिए जो राज्य सरकार ने जो नियम बनाने जा रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे कि इसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। राज्य स्तर पर ये विरोध हो रहा है, और अजमेर जिले की तरफ से हम यहाँ कलेक्टेड पहुँचे हैं इसके लिए। परिचय आपका? आज परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बाल वाहिनी और स्कूल बसों के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी बनाए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज बाल वाहिनियों के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। उपस्थित अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल वाहिनियों के साथ स्कूल बस और ऑटो को भी चेक किया गया, जिसमें ड्राइवर द्वारा वर्दी पहनी गई है या नहीं, इस पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए और बिना परमिट चल रही स्कूल वैन के चालान भी बनाए गए। साथ ही वैन में अप्रूव्ड गैस किट लगा हुआ है या नहीं, इस पर भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें किस वाहन से भेजा जा रहा है और उनके बच्चे उसमें सुरक्षित रहेंगे या नहीं, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हमें उच्च अधिकारियों द्वारा, हमारे टीआई साहब, डिप्टी साहब और श्रीमान एसपी साहब द्वारा निर्देश मिले हैं कि जो स्कूलों के अंदर जितनी भी बाल वाहिनियाँ चल रही है, उनमें किसी भी प्रकार की खामियां हो, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, वर्दी नहीं पहन रखी है, क्षमता से अधिक बच्चे भर रखे हैं, या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई करोगे। तो आज उसी अभियान को लेकर के एसपी साहब के निर्देशानुसार हम यहाँ मार्टिन ब्रिज के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारे ट्रैफिक ऑफिस से जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं और बाल वाहिनियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लगातार यहाँ पे नॉन गैस अप्रूव्ड किट जो है वो लगा करके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है छोटे बच्चों का, ये तो एक लापरवाही बहुत बड़ी है, इस पर क्या कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्ट अपने गाड़ियों के अंदर गैस किट लगा रखा है, जो अप्रूव्ड नहीं है, आरटीओ द्वारा अप्रूव नहीं कर रखा है, उसके खिलाफ हम आरसी की शर्तों के उल्लंघन के अंदर हम कार्रवाई कर रहे हैं।
सर आज अभी तक कितनी गाड़ियों पे आपने चालान किया? मैंने करीबन 8-10 गाड़ियों के अभी तक चालान कर दिए हैं और अभी कार्रवाई जारी रहेगी करीबन 2:30-3 बजे तक। आज एसपी साहब के निर्देश और परिवहन विभाग की जॉइंट कार्रवाई है। इसमें बाल वाहिनी की स्पेशली चेकिंग कर रहे हैं। जो कंप्लेन आ रही है, ये जो एक्सेस बच्चों को बैठा रहे हैं और गैसकेट जो अनऑथराइज लगा के चला रहे हैं, इनके लिए चेकिंग के स्पेशल अभियान है। ट्रैफिक पुलिस साथ में है। अच्छा, प्राइवेट गाड़ियाँ भी चल रही हैं? हाँ, ये जो प्राइवेट वैनें चल रही हैं और जो ऑटो चल रहे हैं और ओवर क्राउडिंग है, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए इसके लिए आज स्पेशल चेकिंग प्रोग्राम चालू किया गया है। क्या क्या चालान में क्या प्रावधान है, कितने का चालान होता है सर इस तरह? जो प्राइवेट वैन है इनका तो हाई एंड रिवार्ड का चालान होता है और ये बिना परमिट चल रही है, बगैर फिटनेस चल रही है, तो इनके टैक्स भी ड्यू है, तो टैक्स और परमिट का चालान होता है। प्लस ड्राइवर के लाइसेंस चेक करे जा रहे हैं और गैसकेट अप्रूव्ड है या नहीं। और जो ऑटो चल रहे हैं इसके अंदर स्पेशली जो ओवर क्राउडिंग बच्चों को भर के ले जा रहे हैं, प्लस कोई बच्चों की सेफ्टी के फीचर्स लगे हुए नहीं, इनकी चेकिंग कर रहे हैं। साथ में स्कूल बसों की चेकिंग भी हो रही है। आज जैसे DPSW स्कूल में जाके बसों की चेकिंग करी गई कि उसमें GPS लगा हुआ है या बच्चों उनके ड्राइविंग लाइसेंस, उनके डॉक्यूमेंट्स, वो सब भी स्कूलों में जाकर के चेक की जा रहे हैं। अभियान कब तक चलेगा? अभियान तो ये निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस का स्पेशली 7 जॉइंट ऑपरेशन करवाया गया है। किस जगह आज कहाँ पर करेंगे? आज जितने भी जो ट्रैफिक पुलिस के चौराहे हैं, इन पे इन लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं डिप्टी ऑफिस से, उनके साथ हम खड़े होकर के चेकिंग करवा रहे हैं। जैसे अम्बेडकर सर्किल है, बस स्टैंड है, अलवर गेट है, मार्टम ब्रिज है। पाकिस्तान से भारत आए 3 भाई बहनों को आज 20 साल बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। आज तीनों भाई बहनों को ADMCD गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया। वर्षों के इंतजार के बाद मिली भारत की नागरिकता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। पाकिस्तान से भारत आए 3 भाई बहनों को आज 20 साल बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। आज तीनों भाई बहनों को ADMCD गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया। वर्षों के इंतजार के बाद मिली भारत की नागरिकता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। ADMCD ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में परिवार के 2 सदस्यों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि तीनों भाई बहन 15 सालों से अजमेर में रह रहे हैं। आज तीनों को पुराने कानून के तहत नागरिकता प्रदान की गई। इस पर बच्चों की मां ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि तीनों बच्चे छोटे थे जब वह पाकिस्तान से अजमेर आए थे। उन्होंने कहा कि तीनों बच्चों को नागरिकता मिलने के बाद अब उन्हें सभी अधिकार प्राप्त होंगे। आज राज्य सरकार के गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से, ग्रुप 4 से हमें 3 नागरिकता संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और जिन लोगों के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे उनको हमारे न्याय शाखा के द्वारा बुलवाया गया। तो 3 बंदे हैं, दिनेश और नीलकमल, महेश। आप तीनों के माता पिता को पूर्व में भारतीय नागरिकता मिली हुई है, एक बड़े भाई को भी मिली हुई है। आज इनको नागरिकता मिली है, उसका जो आदेश या प्रमाण पत्र है इनको आज वितरित किया गया। सर कितने साल से अजमेर में थे? 15 सालों से ज़्यादा सालों से शायद ये यहाँ रह रहे हैं और एक निश्चित समय आदि पूरी करने के बाद ही शायद नागरिकता मिलती है, तो वो उनको आज प्रदत्त की गई। कहाँ के हैं ये? मूल रूप से तो ये पाकिस्तानी राष्ट्र नागरिक हैं, अब इन्हें भारतीय नागरिकता मिली है। इनके माता पिता में और इनके भाई को पहले मिल गई थी, ये व्यक्तिगत तौर पर मिलती है, पारिवारिक नागरिकता नहीं होती, व्यक्तिगत तौर पर मिलेगी। सर मूल रूप से पूरे परिवार में हिंदुस्तान का कौन था इनमें? इनकी माता हिंदुस्तान की थी, रामा देवी, जयपुर निवासी थी, उन्होंने शादी की थी पाकिस्तान में। तो अब ये लोग यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, तो वोट का अधिकार और जो तमाम योजना, हाँ, वे वोट का अधिकार भी रखेंगे, वोट भी डालने जाएंगे और सरकार के पक्ष में, उनकी नीतियों के पक्ष में, उनके विरोध में जो भी इनको कहना होगा ये कह पाएंगे। सर ये जो प्रक्रिया है केंद्र सरकार की है, क्या है इनका क्राइटेरिया क्या रहता है सर इसमें? प्रोसेस क्या होता है सर? 3 कैटेगरी में ये नागरिकता मिलती है और अभी नया संशोधन हो गया, नया नागरिक संशोधन अधिनियम हो गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। मकसद का मकसद तो ये है कि भारत में अगर वो रहना चाहते हैं तो उनको निश्चित समय अवधि पूर्ण करनी पड़ेगी, योग्यता पूर्ण करनी पड़ेगी, तब वो जाके भारत के नागरिक बनेंगे। सर क्या नए कानून के तहत दी गई है? नहीं, ये पुराने कानून के तहत ही है। तो ये नियम कौन सा अपना भारतीय नागरिकता देने वाला? इस नागरिकता की प्रक्रिया के लिए कम से कम 20 साल तक कठिन प्रयास करना पड़ा और उसके बाद मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने
इस शुभ मुहूर्त पर आज कारगिल दिवस भी है। उस दिवस पर नागरिकता प्राप्त हमें देकर बहुत ही शुभ मुहूर्त पर हमें ये गिफ्ट दिया। गिफ्ट आपको दिया है भारत सरकार ने। जी। अब आपका क्या दायित्व रहेगा भारत सरकार का? भारत के प्रत्येक राष्ट्र धर्म हमेशा सर आँखों पे और हृदय से रहेगा। बहुत बड़ी खुशी है ये नागरिकता मिलने से। तो सर पहले क्या मन में क्या रहता था? मतलब ऐसा कुछ नहीं था पहले भी, अभी यहाँ आने के बाद ज़्यादा खुशी मिली है मुझे। बातचीत होती रहती थी आपसे? हाँ, नहीं बच्चे यहीं पे थे ना, मेरे पास ही थे। हाँ, हम जब से आए जब से साथ ही हैं। कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने समय से इंतजार था? इंतज़ार तो मैं काफ़ी छोटी आई थी, बहुत छोटी थी जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई थी, तो मुझे वहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं है। बस मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मेरी स्टडी वगैरह सब यहीं पे ही कंप्लीट हुई है। अब भारत की नागरिकता मिल चुकी है आपको पूरी तरह से। तो बेस्ट ऑफ लक है मेरे लिए, मैं वोटिंग वगैरह सब दे पाऊँगी इसलिए। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम नहीं। पुष्कर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही 100 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान मिशन शक्ति के तहत आज फाउंडेशन फॉर द लोटो शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने वाली छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों के प्रति जानकारी दी गई। पुष्कर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही 100 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान मिशन शक्ति के तहत आज फाउंडेशन फॉर द लोटो शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने वाली छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों के प्रति जानकारी दी गई, उनको जागरूक किया गया। जनरल स्पेशलिस्ट संध्या ने बताया कि महिलाओं को हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसी के तहत महिला अधिकारिता विभाग जयपुर के तत्वावधान में राजस्थान में मिशन शक्ति 100 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया जा रहा है कि महिलाओं को हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मैं महिला अधिकारिता से जेंडर स्पेशलिस्ट संध्या। हमारे पास एक प्रोग्राम आया हुआ है 100 दिवसीय विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें हर सप्ताह हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। इस सप्ताह ये पूरी तरह से महिलाओं संबंधित जो प्रावधान बने हुए हैं उनको समर्पित है। उन चीज़ों को लेकर के महिलाओं के क्या अधिकार हैं, कैसे उनका यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम उन्हें बता रहे हैं। तो आज हमने इन बच्चियों को उनके अधिकारों से उन्हें अवगत करवाया। साथ ही साथ साइबर क्राइम को देखते हुए जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उन सभी के बारे में बच्चों को जागरूक किया कि सावधानी और सतर्कता ही बचाव का रास्ता है। हमें किस तरह से फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनका उपयोग हमें बहुत ध्यान और समझदारी से करना चाहिए। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, किसी भी अननोन वीडियो कॉल का उत्तर नहीं देना चाहिए, ताकि हम अपने आप को बचाव कर सके। जब हम अपना बचाव कर सकते हैं तभी हम सामने वाले का भी बचाव कर सकते हैं। इन सब की जानकारी आज हमने यहाँ पर दी। आपका नाम? सर मेरा नाम संध्या है, मैं जेंडर स्पेशलिस्ट महिला हूँ। आज महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मिशन जन जागरण 100 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसके तहत आज फॉर द लोटो स्कूल में बालिकाओं को अपने राइट्स के बारे में बताने आए हैं, जिसमें पुष्कर से जो काउंसलिंग करते हैं पूजा दाइमा, संध्या मैडम, ये 3 जने यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चियों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। आपका नाम? दीपू महर्षि। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।